आज हम बात करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पे, हमारे देश के किसान फार्मर। हम देखें तो हर चीज़ जो भी हम खा रहे हैं वो सब पैदा वही कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट किया हुआ है, चाहे हमने या गवर्नमेंट की तो नहीं कहूँगा मैं अभी। खेती में क्या क्या किया जा सकता है, किस किस तरह के इनोवेशन किए जा सकते हैं खेती में। और खेती के साथ साथ क्या संभावना है खेती में, इनकम की क्या पोटेंशियल है खेती में, वो सारी बातें हम करेंगे। और जिनको आज हम आपसे मिलवाने वाले हैं वो मोस्ट इनोवेटिव फार्मर हैं। मज़े की बात क्या है, वो बहुत ही रेपुटेड पोस्ट से रिटायर्ड हैं, अभी भी जॉब में हैं और फार्मिंग करते हैं, बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं। फेसबुक और सोशल मीडिया पर थाउजेंड्स उनके फॉलोअर्स हैं और वो सारे काम वेल मैनेज तरीके से करते हैं। तो ऑफ कोर्स उनका नाम मुरारी लाल हरसाना है। आप सब यूट्यूब पे और फेसबुक पे सर्च करेंगे तो आ जाएंगे सर। राजस्थानी ताऊ के नाम से सर फेमस है। स्वागत है सर आपका। थैंक यू। पहले तो थोड़ा हम ये चाहेंगे, थोड़ा अपने बारे में आप बताएं। सर सुनील जी, धन्यवाद आपका, पहली बार मेरे को इसमें आपने जो मेरे को बुलाया यहाँ पे। मेरा नाम मुरारी लाल हरसाना है, गांव निसूरा है, ज़िला करौली है और मैं एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ और मैं बेसिकली सिविल इंजीनियर हूँ। मेरी एजुकेशन मथुरा से है। मथुरा से मैंने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया, उसके बाद में मैंने एमआई किया। इसके बाद में मैं इनिशियली पोस्टिंग हुआ राजस्थान पीएचईडी में। राजस्थान पीएचईडी के बाद मेरा सेकंड डिपार्टमेंट मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज बोलो तो ये तीनों सेनाओं को के लिए इंजीनियरिंग सेवाएं देती है। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, उसमें एज ए मैं सुप्रिटेंडेंट B&R ग्रेड 2 की पोस्ट पर इनिशियली पोस्टेड हुआ। उस टाइम इस पोस्ट का नाम था सुप्रिटेंडेंट B&R ग्रेड 2। ओके। इसका मैं पूरा बाकायदा है अधीक्षक भवन एवं सड़क ग्रेड 2 की पोस्ट पर पोस्ट हुआ था। देयर आर 2 टाइप ऑफ एनरोलमेंट इन MES। वन टाइप इज सिविल टाइप and second side militarized cadre, civil cadre and militarized cadre. I was enrolled as a militarized cadre. Okay. In 1989 जब हमारा जन्म हुआ था। हाँ, ये मेरी 1989 में मैं enrolled हुआ हूँ उसमें। And I served 18 years and 4 months in military engineering services. इंडियन आर्मी में। आर्मी। I taken premature retirement. क्यों? प्रीमेचर रिटायरमेंट मेरा कुछ इनोवेटिव टाइप काम करने का है और बेसिकली जो मेरी सोच थी कि भाई मेरे यहाँ से मैं पहला सिविल इंजीनियर हूँ, मेरे गांव से, मेरी कम्युनिटी से, मेरे गांव से कहता हूँ मैं, मेरे ज़्यादा तो नहीं, मेरे गांव की बात बता सकता हूँ। तो वहाँ पे मेरे परिवार के, मेरे रिश्तेदार, मेरे मिलने जुलने वाले, वो तो सिविल इंजीनियर नहीं बन सकते हैं, वो इतना एजुकेटेड नहीं कर सकते हैं। फार्मर फैमिली होने के नाते मैं कि भाई मेरी ये सर्विस है, अब यहाँ से मेरे को पेंशन मिल जाएगी। तो जब मेरे को पेंशन मिलने लायक वहाँ से पेंशन के लिए एलिजिबल होगा तो मैं वहाँ से प्रीमेचर ले लिया। आप सिविल में इसको VRS बोलते हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट भी बोलते हैं, है ना। तो मैंने वहाँ से VRS ले लिया, प्रीमेचर रिटायरमेंट ले लिया। रीज़न यही था कि मैं कुछ फार्मिंग के ऊपर इनोवेशन करूं, नया करूं, तो कुछ लोग मेरे को फॉलो करके और उस तरीके से अपनी इनकम को बढ़ा सकें, इसलिए मैंने VRS लिया। और दूसरा जो रीज़न था मेरा VRS लेने के पीछे, हम 2 भाई हैं। मेरा छोटा भाई है, वो वेटनरी कंपाउंडर है, मिस्टर मोहन सिंह हरसाना, वो भी गवर्नमेंट जॉब में है और मैं भी गवर्नमेंट जॉब था। और मेरी जो जॉब ही वो थ्रू आउट इंडिया पोस्टेड थी। आपको मैं जैसे पोस्टिंग मेरा रहा, इनिशियली पोस्टिंग मेरा रुड़की रहा, पुणे रहा, पठानकोट रहा, उसके बाद मैं मथुरा आया, मथुरा से मैं बेंगलोर गया, बेंगलोर से श्रीनगर आया, वो तो श्रीनगर आया, श्रीनगर से फिर कोटा आया। अंडरस्टैंड। कोटा से मैंने VRS लिया। उसके बाद आपने फिर आई थिंक सिविल इंजीनियर यहाँ भी आप जॉब कर रहे हैं उस सिविल। एक्चुअली क्या है, मैं यहाँ आया, उसके बाद मैंने फिर
भारत सरकार की जो गवर्नमेंट का नरेगा योजना है उसके तहत मैंने गंगापुर में ज्वाइन किया 2007 में। जैसे रिटायरमेंट किया और 2008 में मैंने उसमें जॉब किया, लेकिन वहाँ मेरा मन नहीं लग पाया और मैं एडजस्ट नहीं कर पाया मेरे अपने आप को, तो मैंने वहाँ से जॉब छोड़ दिया। वहाँ से छोड़ने के बाद में जेपी कंपनी के अंदर एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट पर मैं अच्छा देहरादून चला गया। ओके। वहाँ भी मैं कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे रहे कि वहाँ से भी मेरे को जॉब छोड़ के आना पड़ा, तो फिर वहाँ से यहाँ आ गया। उसके बाद में मैंने पहला जो काम किया वो गौपालन का काम किया, गाय पालने का काम किया। गौपालन का काम कहती मैं क्या देसी गाय को प्रमोशन करता हूँ, और बेसिकली जैसे कि आप मेरे उससे जान सकते हो कि मैं बाई कास्ट गुर्जर हूँ, और गुर्जर गौपालक होता है, कोई कहते हैं गुर्जर का जो गौपालक। अच्छा ओके, भगवान श्री कृष्ण की तरह। यस। तो जो बेसिक गौपालन का काम है वो मैंने इसलिए किया कि मेरे को जैसे कि मेरी अनुभव था, एक बार मैं ट्रेन के अंदर जा रहा था, राजधानी एक्सप्रेस बेंगलोर मेरी पोस्टिंग थी, तो मेरे साथ एक बंधुवर मेरे साथ सफ़र कर रहे थे, तो साउथ इंडियन थे। तो स्वाभाविक है लंबा सफ़र होता है बेंगलोर का, वहाँ का दो दिन का, तो वो इंट्रोडक्शन तो होना ही है ऊपर नीचे की बर्थ में जब हुआ, तो उन्होंने पूछा भाई आपका नाम क्या है, तो मैंने बताया जी मुरारी लाल मेरा नाम है। बाई कास्ट कौन हो, मैंने कहा गुर्जर। जैसे ही मैंने गुर्जर नाम लिया तो बड़े वो चौंके, उनको सरप्राइज़ जैसा लगा। तो आई थिंक मैंने सोचा इनको ऐसा सरप्राइज़ क्यों हुआ, मैंने कहा साहब आप इस तरीके से क्यों सरप्राइज़ किया आपने गुर्जर नाम लेने से। तो उन्होंने कहा कि यार गुर्जर हैं बड़े अच्छे होते हैं, आप कैसे हैं, मैं के राजस्थान से होते हैं। तो उन्होंने बातों में लंबी बात क्या है, उन्होंने कहा कि यार आपके यहाँ गाय कितनी है। ओके। उन्होंने मेरे से पूछा कि आपके पास गाय कितनी है। मैंने सर मेरे पास गाय तो नहीं है, एक भी गाय नहीं है। गाय भी नहीं है। तो क्या, फिर उन्होंने मेरे को बड़ा मतलब इस तरीके से हाँ, उन्होंने कहा अरे गुर्जर हो गए और आप गाय नहीं है आपके, अरे तुम्हें तो लानत है, गुर्जर हो गए तुम्हारे गाय नहीं है। मैंने सर ऐसा क्या हुआ, अरे दुनिया के अंदर जो गाय के गौपालक हो और आपके पास गाय नहीं है, और गाय की जब उन्होंने उसको विशेषता बताई, उन्होंने कहा आप एक बात करिए, आप इस ट्रेन में इस कंपार्टमेंट के अंदर जाइए और सबको देखते हुए आइए, सबके चेहरे को देखते हुए आइए, फिर मेरे से आके बात करो, सबको देखे आओ, सब में झांक के देखते आओ, एक बार एक सरसरी नज़र से देख के आओ। मैं गया, देख के आया। उसने कहा देखा है आपने पूरी ट्रेन के अंदर, देख के आया। मैंने कहा यस सर, भगवान ने आपको स्पेशल बनाया है और तुम्हारी पूरी कम्युनिटी को स्पेशल बनाया है। आपके अंदर आपके बुजुर्गों ने सबसे पहले गाय के दूध दही का सेवन किया है, इसलिए आप स्पेशल छल बल और बुद्धि तेज है आप लोगों की, और आप उसी का उपयोग नहीं कर रहे हो। सर मेरा उस दिन ही मेरे दिमाग में क्लिक करके कि मैं जैसे ही रिटायरमेंट होऊंगा गाय पालूंगा और लोगों को गाय की तरफ प्रेरित करूंगा। गाय की तरफ प्रेरित करेंगे और इसलिए काम करने। तो इनिशियली मैंने एक गाय लिया, उसके बाद मैंने 20 गाय लिया, उसके बाद मैंने 50 गाय बछड़ी लिया। अच्छा 50 गाय पाली? हाँ बछड़ी लिया, और डंडे लेके चराने का भी अनुभव लिया कि इसमें क्या परेशानी है, इसमें क्या आनंद है, ये मैंने लगाया। तो बहुत से लोगों ने मेरे से फिर कहा कि भाई आप इंजीनियर हो, गांव में जिस तरीके से होता है, लोगों ने कहा सिविल इंजीनियर हो। यार कोई इंजीनियर नहीं है, ये तो गाय चराता है, ये है सिविल इंजीनियर। फिर मेरे दिमाग में आया यार वास्तव में ये लोग तो मेरे को जैसे कि गांव की भाषा में कहते हैं कि यार बावड़ा है, गाय चराता डोले में से, ऐसे ही है। तो मैंने कहा यार फिर एक बार फिर नौकरी ले ली जाए। अच्छा दोबारा? हाँ। मैंने कहा यार इस तरीके से नौकरी फिर ले ली जाए, जिससे लोगों को ये आवाज़ तो हो कि यार ये इंजीनियर भी है। तो मैंने फिर दोबारा से अप्लाई किया और वहाँ जिला परिषद करौली में अप्लाई किया और फिर दोबारा से जॉब ज्वाइन कर लिया। इस तरीके से तो ये तो मेरा जॉब का रहा। तो जो गाय के ऊपर जो मेरा अनुभव है मैं आपको शेयर करता हूँ। गाय रखने के बाद में जो गाय के जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपके पास अगर गाय है तो आपके घर में जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है वो बहुत आएगी, और आपके घर में किसी भी प्रकार की जो नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं वो इफ़ेक्ट नहीं करेंगी, और आप हमेशा खुश रहेंगे, आपका परिवार खुश रहेगा। सेकेंडरी, इसका दूध सेवन करने से आप बिल्कुल जैसे कि आप मेरे को देते हैं, मैं एकदम फिट फॉर, ठीक है, पूरा फैमिली फिट फॉर रहता है। थर्ड वन, जो
गाय का जो गोबर है उससे जो आप प्रोडक्ट में ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करता हूँ। जी जी जी। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जो बेस्ट मैन्योर है वो गाय का गोबर है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो आप पेस्टिसाइड वगैरह जो केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं उनकी जगह पेस्टिसाइड कहती है, आप गौमूत्र से मिले हुए आप पेस्टिसाइड भी यूज़ कर सकते हैं। गौमूत्र उसमें आपने तो बनाया भी ना घर पे गाय का, वो गाय के गोबर से, वो जी गाय के गोबर से भी और गाय के गौमूत्र से भी। गौमूत्र से जो अपन पेस्टिसाइड का जो हम जो कीड़े वीड़े मारने के लिए जो बनाते हैं वो भी बना सकते हैं, जैसे कीड़े वीड़े मारने लगता है। और मैं आपको बताऊं 2007 से मैं अपने लिए ऑर्गेनिक गेहूँ करता हूँ और ऑर्गेनिक बाजरा बोलते हैं, और मेरे पास में जो सब्जी है वो ऑर्गेनिक करता हूँ। मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि लोगों को ये मैसेज देना है कि आप जो आज के टाइम में आप केमिकल फर्टिलाइजर्स से जो नुकसान हो रहे हैं, आपके पेस्टिसाइड से जो नुकसान हो रहे हैं, और जो आपके हर्बिसाइड से जो डालें, सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहे हैं वो आपके बॉडी पे ही तो आ रहे हैं। वो आपके जो उसमें डालोगे उसके इफेक्ट आप पे आएंगे। तो पिछले 17 साल से ऑर्गेनिक खेती खुद करके कुछ लोग मेरी अनुसरण करके देख के अगर करेंगे तो ये मेरा मिशन पूरा होगा। इस तरीके से गाय को रखना है, तो मैं तब से ये ऑर्गेनिक खेती का काम कर रहा हूँ। और मेरा बेटा कमर्शियल पायलट है, वो भी मेरे साथ इस ऑर्गेनिक फार्मिंग का। अच्छा, इसी पे लौटेंगे सर, 1 मिनट। आपने गौ पालन के सबसे पहले जी 50 गायें आपने रखी जी, उनको चराने का अनुभव भी आपने लिया जी। उसके बाद आपने एक बात बोली कि आपका बेटा कमर्शियल पायलट है, तो मैं उसी पे वापस आऊँगा कि आप इंडियन आर्मी में थे जी, अब रिटायरमेंट आ गए। I am in military. हाँ, military There is a engineering lot of difference. Military and army there is difference. अच्छा, मिलिट्री और आर्मी में क्या डिफरेंस है? Military is all of 3 forces: army, air force, navy. That is called military. अच्छा, ओके। And अच्छा, तीनों को मिला के कॉल्ड मिलिट्री। इंडियन मतलब एयर फोर्स, आर्मी, नेवी को तीनों को मिला के मिलिट्री। आप मिलिट्री बोलोगे। If you are saying कि आर्मी, then आप आर्मी की बात कर रहे तो हैं। आप मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज मतलब तीनों फोर्सेस में सर्विस Yes sir. I served in air force also. I served in the army, but I didn't get a chance to serve in the navy. नेवी। हाँ, but in 2 forces I served. सो उसके बाद आप पहली बात तो आप पहले सिविल इंजीनियर बने जी गांव के, उसके बाद आप वापस रिटायर। ये बेटे को पायलट बनाना ये कौन सा वो हुआ, मतलब बेटे को पायलट आपके गांव में कोई है, आसपास कोई है? तो ये और आपने तो मतलब ऐसा नहीं आप खुद पायलट नहीं, तो बेटे को पायलट का क्या वो लगा? मैं आपको एक इस विषय के बारे में आपको एक बहुत बड़ा एक बात है, ये सोच है, सोच बीजारोपण का काम करती है। मैं इंजीनियर क्यों बना पहला, ये भी मेरी सोच थी। मैंने ये सोच कि ये मेरा बीजारोपण, मैं जब 8 या 9 साल का था तब बीजारोपण हो गया था कि मैंने जेईएन बनना है। जेईएन शब्द होता है गांव में, जेईएन बोलते हैं इंजीनियर कि नहीं, जेईएन बोलते। तो मेरे गांव में इलेक्ट्रिसिटी आई थी, तो इलेक्ट्रिसिटी जब आई तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए पहली बार जेईएन आया था और वो जीप में आया था। जब मैं छोटा बच्चा 8 साल का बच्चा था तो हमने उसको देखा, तो तब से मेरे दिमाग में वो बीजारोपण हो गया, वो सोच में आ गया कि यार मैंने जेईएन बनना है। और मेरे गांव में बेसिकली जैसे मैंने आपको पहले, मैं गुर्जर कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं, और गुर्जर कम्युनिटी में आर्मी का बड़ा, और मेरे जो जगरोटी एरिया है उसमें आर्मी का वो है। ज़्यादातर हमारा जो जितना भी अभी जो डेवलपमेंट है या जिसको कहते हैं कि जो भी विकास की बात है कहेंगे, वो सब आर्मी की वजह से है। पढ़ाई लिखाई सब आर्मी में, मेरे फादर भी आर्मी में थे, मेरे ग्रैंडफादर भी आर्मी में थे। तो आर्मी का बैकग्राउंड है हमारा, बात जो बेस है वो आर्मी का बैकग्राउंड है, फौज में नौकरी करने का ये है। तो मेरे जो सोच थी वो जेईएन बनने की। मेरे सभी साथी उस टाइम 8th पास की भर्ती होती थी, सभी साथी फौज में भर्ती हो गए। मैंने फिर 9th क्लास से उस टाइम पे सब्जेक्ट चेंज होता था, तो मैंने मैथमेटिक्स लिया। तो मैथ इसीलिए लिया कि मैंने जेईएन, मैंने पूछा भाई जेईएन किससे बनते हैं, तो उन्होंने कहा मैथ पढ़नी पड़ेगी जेईएन के लिए। तो मैंने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लिया, तो मैं उसमें फिर उसके बाद में मैंने इंजीनियरिंग की। तो इंजीनियरिंग करने से फिर मैं जो आप कह रहे हो कि अपने बेटे को पायलट कैसे बनाए, इसके पीछे जो लॉजिक है वो ये है, मेरी सोच में था कि भाई आप एक जो पायलट का काम है, जो कॉमर्शियल पायलट का काम है, जो ये कॉमर्शियल फ्लाइट्स को जो चलाते हैं उसको कॉमर्शियल पायलट बोलते हैं। तो जो मेरे दिमाग में था
कि भाई इसको कमर्शियल पायलट बनाना है, एक अच्छा पायलट का जो देखते हैं आप कि वो घंटों के हिसाब से पैसे मिलते हैं उसको। ओके। दूसरे जॉब में आप पूरे दिन भर के वो घंटे 1 2 3 4 5 घंटे की फ्लाइंग होगी, इतनी फ्लाइंग होती नहीं है। कितनी फ्लाइंग होती है? हाँ, 10-10 12-12 घंटे 15 घंटे भी होती है। हाँ, पर उसके बाद रेस्ट कितना होता है और पैसा कितना मिलता है उसको, और फिर उसका वो एकदम रॉयल लाइफ जीता है। तो मेरी सोच थी, तो मैंने मेरे बेटे को उसको पायलट का ट्रेनिंग कराया। मैंने फॉरेन से उसको ट्रेनिंग कराया था 2006 में जी। और इसके पीछे मेरा एक छोटा बेटा था, उसका भी बहुत बड़ा हाथ था। उसने कहा था कि नहीं भैया को अपन ने यही करवाना, पायलट ही बनाना है। तो ये था। अच्छा, फिर अपन बात करते हैं मेन जो जिस चीज़ से मैं इंस्पायर रहता हूँ आपसे, वो है खेती तो सब लोग करते हैं जी, बट मैं आपके बेटे से बात कर रहा था कि आपके घर में जैसे आप गेहूं खाते हैं वो भी अलग है जी, हर सब्जी भी अलग है, काला गेहूं है आई थिंक वो। अब और वो मुझे बता रहे थे कि आपने कट्टों में पता नहीं क्या वो थोड़ा बताइए, कट्टों में भी आपने सब्जियां करी, वो कैसे किया आपने थोड़ा? एक एग्रीकल्चर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हमको उसका पता ही नहीं है। बहुत सारी चीज़ों को हम कर सकते हैं। एग्रीकल्चर की बहुत सारी ब्रांच हैं। मैं एग्रीकल्चर से तो हूँ नहीं, बट दैट इज़ माई हॉबी। तो ऑर्गेनिक करने के, खेती करने के पीछे तो जो आपने वो कट्टों में देखे थे कि हम एक किसी भी आदमी को ये प्रेरणा दे सकते हैं कि यार ऑर्गेनिक सब्जी आप, अभी तो जिसको ग्रो बैग्स आने लगे हैं, पर हमारे पास वेस्टेज कट्टे हैं, उसका यूटिलाइजेशन करने, उसमें गोबर खाद डाल के और उसमें करें। अभी भी जो अब आप मेरे गांव में जाओगे तो मैंने वो जुकनी कर रखी है। जुकनी क्या होती है? जुकनी होती है एक सादरा बोलते हैं, कद्दू टाइप होता है, लंबे वाला कद्दू आता है, वो आता है, वो कट्टे में ही आ रहा है, बैग में ही लगा रखी है उसको, बैग में ही आ रहा है। अब उसका कट्टे में करने का ये फ़ायदा था कि ज़्यादा सर्दी पड़ी थी तो उस कट्टे को उठा के अंदर रख दिया, 5-10 दिन को अंदर रखा और उसको उठा के फिर बाहर रख दिया। तो कट्टों को जो वो सब्जी करने के लिए उसमें अपन कोई भी बेल वाली सब्जियां हैं सर्दियों में मर जाती हैं, तो वो अंदर रख दी फिर बाहर रख दी। तो इस वजह से वो कट्टों में जो आप मेरे घर पे देख के आए थे उसके पीछे रीज़न यही है कि वो करके उसको अभी गर्मी आ गई, उसको बाहर रख दिया, अब वो तुरंत उसमें फल आने लग गए। तो ये और ऑर्गेनिक है 100%। में क्या है, मोस्टली मेरा 90% सब्जी बाज़ार से मैं नहीं लेता। मैं मेरे हाथ से सब्जी खरीदने में मेरे को बड़ा जोर लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि उसमें जो पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड जो यूज़ होता है उससे एक साइकोलॉजिकली आप यूज़ नहीं करते? नहीं, मैं नहीं यूज़ करता। मैं सब्जी खरीदता ही नहीं। मैं खुद सब्जी ग्रो करते हैं हम अपने घर पे। किस साइड से पॉसिबल है सर? ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सोच है। आप उसके ऊपर आप जिस तरीके से जो पेस्टिसाइड की जगह आप बना सकते हो, जैसे नीम है, धतूरा, इनका यूज़ करके जैसे आप समझिए, जैसे मैं फ्लैट में रहता हूँ जी। अब फ्लैट में मैं चाह रहा हूँ कि सब्जी मुझे घर की मिल जाए बिना इसकी खाद पेस्टिसाइड वाली सब्जी, तो मैं कैसे उगा सकता हूँ? देखिए, आप ये आपकी सोच पर निर्भर करता है। अगर जिस दिन आपने ये सोच लिया कि मैं उगानी है, तो निश्चित है कि आप उगा सकते हो। कैसे उगा सकते हैं भाई? आपके पास बालकनी है, बालकनी में आप जो आपने मेरे वाले कट्टे देखे, ऐसे कट्टे रख लो, कट्टे ले आए, मिट्टी भर दी, उसमें वो सब्जी उगा ली। अभी तो मैं एक काम और कर रहा हूँ, मैं एक नया काम कर रहा हूँ। मैं उगाए कट्टे ही लोगों को देने की चेष्टा कर रहा हूँ। अभी कुछ दिन बाद ये काम करें कि भाई ठीक है, आपको उगाने की आपका टेक्निक नहीं है। मैं इस तरीके इसके तैयार कर रहा हूँ कि उसमें उगा हुआ है, बेल चली हुई है, करेला आ रहा है, लो भाई गाड़ी में रख ले जाओ, करेला आ रहा है, लौकी आ रही है, तोरई आ रही है जी, और वो ले जाओ और अपनी बालकनी में रख लो। अब एक लौकी के पेड़ में आपको मतलब ये 10 लौकी तो आ ही जाएंगी। तो अब एक आ रही 10 आएगी, तो आपकी सब्जी कितने दिन? 10 दिन हो गए। तो एक पेड़ ने आपको 10 दिन सब्जी खिला दी। एक कट्टे के अंदर आपने आलू रख दिए, एक कट्टे के अंदर आपने एक ट्रे, आजकल मैं ट्रे कट्टे उसमें रख लीजिए। आप तो जो बेसिक चीज़ है उस पर आप जाने, ये आपकी सोच पर निर्भर करता है। मैंने कहा ना, आप जैसा सोचोगे ऐसा काम होगा। अगर आपने सोच लिया तो आपका काम हो जाएगा और आप ऑर्गेनिक सब्जी खा सकते हो। अच्छा, आपके डीडी किसान चैनल ने इंटरव्यू लिया था, उसकी क्या वजह थी? देखिए, उसके भी रीज़न यही थे। उसके पीछे रीज़न था कि मेरे बेटा करौली ज़िले का प्रगतिशील कृषक का पुरस्कार मिला था।
प्रथम कृषि का मेरे रविंद्र हर्षाना जी को, वो राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा 25,000 को पुरस्कार किया था। वो जिले के जो प्रगतिशील कृषक होते हैं पूरे जिले में से सिलेक्शन होता है, उसमें से मिला था। और दूसरे क्या, मेरी मिसेज को गौपालन के ऊपर तहसील लेवल का 10,000 का पुरस्कार मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिया गया था। तो ये 2 पुरस्कार मेरे एक ही घर में मिले, और ईश्वर की कृपा है बिहारी जी की मेरे ऊपर कि मैं इस पे ऑर्गेनिक पे काम कर रहा हूँ। लोग कुछ कर ही नहीं रहे। अब आप कट्टे को देख के मेरे बारे में इतना बोल रहे हो, अरे भाई कट्टा कोई खास बड़ी बात है क्या? ये कट्टे में सब्जी पैदा करना कोई खास बड़ी बात नहीं है। अब आप इसको इतने उससे देख रहे हो, तो आई थिंक मेरी सोच है कि लोग कुछ कर ही नहीं रहे। मैंने कट्टे में सब्जी बो दी, और कट्टे में अदरक हो गई, कट्टे में आपका आलू हो गए, कट्टे में आप आलू कैसे पॉसिबल है? बहुत अच्छा पॉसिबल है। आलू तो बहुत ही अच्छी तरीके से कट्टे में कैसे देखिए, आप आलू कैसे लगाते हो, मेड पे लगाते हो। आलू बोने का प्रोसीजर आप जानते हो। आलू आपने मेड पे बो दिए, अब आलू आपने बो दिए तो आलू उसमें नीचे ऊपर उसके पत्ती और वो आ जाएंगी, नीचे जड़ में नीचे आलू हो जाएगा। ऐसे उस कट्टे के अंदर आलू नीचे हो जाएगा, पत्ती हो जाएगा। जब आलू का जब वो सूख जाएगा तब उस कट्टे को उल्टा कर दो, आलू को निकालो। बहुत बढ़िया हार्वेस्टिंग सिस्टम है। कोई आपको कितने आलू हो सकते हैं? अरे एक कट्टे में आपको 5 किलो आलू निकल सकते हैं। लेकिन हर सब्जी को, हर किसी को आप उस कट्टे में बहुत इजी तरीके से करके आपने घर में आप ऑर्गेनिक सब्जी खा सकते हो। भाई ऑर्गेनिक सब्जी आप खा सकते हो। आपने आलू बो दिए, आपने एक कट्टे में आलू दिए, अब वो कट्टा वेस्टेज है। आपके आज सीमेंट के कट्टे इतने वेस्टेज हो रहे हैं। एक तरीके से आप कितना बड़ा काम कर रहे हो, आप एक ऑर्गेनिक सब्जी खा रहे हो, कट्टों का भी यूज कर रहे हो, कट्टों का यूज कर रहे हो। दूसरी बात, आप जब वो सब्जी आपके यहाँ होगी तो आपका जो आज हेल्थ का बहुत बड़ा इशू चल रहा है उससे आप बच सकते हो। आप कुछ तो काम करोगे, डेली उसमें पानी दोगे, उसमें कुछ खरपात होगा उसको निकालोगे। तो एक तरीके जिसको ये हम कहें कि एक नया टाइप का काम करने की मेरी सोच है, इसलिए। अच्छा, जैसे आपने खेती में इनोवेशन किया आपने, तो आपने चंदन भी लगाया था आई थिंक। तो उसमें क्या संभावना है और क्या खर्चा है चंदन की खेती में? देखिए, मैं आपको चंदन से पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। जो खेती का जो सिस्टम है किसान की, अगर आमनी आप मेरी इससे बात पूछ रहे हो, तो किसान एक ही एक चीज़ के पीछे लगा हुआ है। एक चीज़ के लगने की वजह मल्टी टायर फार्मिंग करे किसान, तो वो एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। जो मेरा अनुभव, मेरे से बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर के जो काम उनको बहुत अनुभव होगा, लेकिन मैं मेरे अनुभव को शेयर कर रहा हूँ। आप शॉर्ट टर्म फसल जो हम करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कोई सब्जी बोई, आपको 4-5 महीने में आ गई, 4 महीने में आ गई, ठीक सा, ये शॉर्ट टर्म है। आपने गेहूँ बोया 4 महीने में आ गया, ठीक है, आ गया, जिसको शॉर्ट टर्म बोलेंगे। तो किसान ज़्यादातर शॉर्ट टर्म करता है। अब मैं क्या है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, बात समझ रहे हैं आप? मैं बेसिकली जो मेरी नॉलेज है वो एग्रो फॉरेस्ट्री में, और एग्रो फॉरेस्ट्री के अंदर ये सैंडल आता है, चंदन आता है। एग्रो फॉरेस्ट्री को बोलो तो मैं आपको बेसिकली एग्रो फॉरेस्ट्री का थोड़ा सा आउटलाइन बताता हूँ। एग्रो फॉरेस्ट्री वो नाम से ही, जैसे एग्रो फॉरेस्ट्री जंगल खेती, आपके खेत में आप जंगल जैसा वातावरण करके वो ऑर्गेनिक भी हो जाएगा और उसमें खेती भी हो जाएगी। तो मैंने जो है, मेरा अनुभव रहा, हमने लॉन्ग टर्म के लिए चंदन लगाया, चंदन और सागवान लगा दिया। अब चंदन और सागवान 15 साल से पहले आपका कटेगा नहीं, तो 15 साल किसान कैसे वेट करेगा? तो उसको आपने मेड़ों पे इस तरीके से लगा दिया, लग गए। अब आप भूल जाइए उसको लगा के, भूल गए। चंदन, सागवान, शीशम, ठीक है, इस तरीके से लगा दिया, आप मेड़ों पे लगा दिया। इसके बाद में आप मिड टर्म आ जाइए। मिड टर्म में जिसको कहते हैं, जिसको 2 साल, 3 साल, 4 साल पर, अब जिसको रेगुलर इनकम देने वाले हैं बाद में, उनमें आप हॉर्टिकल्चर्स में आ जाइए। जैसे मान लीजिए आपने बगीचा लगा दिया। बगीचा किस चीज़ का? बगीचा नींबू का बगीचा लगा दिया। बेसिकली जब मैं जिस इलाके से बिलोंग करता हूँ, यहाँ नींबू का बगीचा बहुत बढ़िया सक्सेस सर्वाइव करता है, तो नींबू लगा दिए, तो आपको हर साल दे रहेगा। और उन्हीं के बीच में आपका चंदन लगा हुआ है, तो आज आपका लोग 15 साल इकट्ठा ही दे जाएगा। आपने एक बड़ी मोटी एफडी कर दी। जैसे कि अब चंदन का भाव है, आप सोच रहे हो, अब जैसे 2 लाख रुपए कुंटल, आप मान लीजिए एक पेड़ में 1 कुंटल की हार्डवुड, उसमें हार्डवुड का सिस्टम होता है। 1 कुंटल भी हार्डवुड निकली, आधा कुंटल भी निकली, 50 केजी निकली, तो 1 लाख का एक पेड़। 1 लाख। अगर सपोज कर लीजिए आपने अब लाखों से आपको मल्टीप्लाई कर दिया, आपने 500 पेड़ लगा दिए, तो कितना हो गया? 5 करोड़। सीधी बात,
अच्छा माजी की बात क्या इसमें खेत और नहीं गिरता आपका? आपका जो उससे जो लॉस हो रहा है, या ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ से आपको पूरा हो जाएगा। आपकी मान लीजिए प्रोडक्शन में आपका 10% लॉस हो गया, बट इन टर्म ऑफ आपको कितना बड़ा बेनिफिट मिल रहा है जिसकी आप सोच नहीं रहे हो। आप 15 साल बाद में अपनी बिटिया की शादी कर रहे हो, आपने 100 पौधे लगा दिए, आपने 1 करोड़ रुपए, आप 1 करोड़ कहाँ से ले सकते हो? सही बात है। इतने कम इन्वेस्टमेंट में आप इतना बड़ा बेनिफिट कहाँ से ले सकते हो, ये बताइए आप। इन्वेस्टमेंट देखिए, जिस टाइम मैं इंडियन वुड रिसर्च इंस्टीट्यूट से प्लांट लेके आया था। इंडियन वुड रिसर्च इंस्टीट्यूट भारत का वुड के बारे में रिसर्च करता है, क्योंकि मैं एग्रो फॉरेस्ट्री में काम कर रहा हूँ, तो मैं जनरली जो टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट में इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट IFR उसमें भी जाके आया हूँ। तो अब वो आपने उस टाइम 7 रुपये का पौधा था, ठीक सर, कितने का? 7 रुपये का, मेरे को याद है 7 रुपये का पौधा था। मैं आप इसमें ज़्यादा जिन्होंने मेरे को इसके ऊपर काम किया है, जो मेरे को इसके लिए प्रेरित किया है, मैं उनका नाम लेना बहुत ज़रूरी समझूंगा। आपने नाम सुना, हमारे यहाँ से राज्यसभा सदस्य रहे और राजस्थान सरकार में मंत्री रहे, शिवचरण सिंह जी धावई। मैं उनको काफ़ी फॉलो, और उनकी बड़ी प्रेरणा रही है। उनके पास भी चंदन के बहुत सारे पौधे हैं, उन्होंने लगाए, वो उस टाइम के हुआ है, और बहुत अच्छी यूनिक पर्सनैलिटी थे। और तो वो ये कहते थे कि भाई आप कुछ तो करो ना, आप बच्चे के लिए आप FD या पैसा आप बैंक में जमा करने, ये FD आपने अगर 7 रुपये की या 10 रुपये की, मान लीजिए उस टाइम इन्वेस्ट अगर 10 रुपये भी हो गया होगा उस टाइम पे, और आज उस 10 रुपये के अगर आपको आज की डेट में 50,000 रुपये मिलते हैं, तो आप कौन सी बैंक है, कौन सी चीज़ है आपके पास। जैसे कि मैं कहता हूँ, दुकान आपकी चांदनी चौक में है और आप आज ट्रांजिस्टर की दुकान खोलते हो, तो ट्रांजिस्टर बिकेगा क्या? आपकी दुकान करोड़ों की है, तो उसका यूज क्या हुआ? आपके पास जमीन है, सही बात है, तो उसका आप यूटिलाइज, आपके पास जमीन तो है, पर उससे जो मैक्सिमम पोटेंशियल लेना है वो ले सकते हो। और मैक्सिमम पोटेंशियल के लिए आपको, मैंने कहा आप ठीक है, आपको रोजमर्रा का काम चलाने के लिए शॉर्ट टर्म खेती करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, एक तो लॉन्ग टर्म होगी चंदन की, शॉर्ट टर्म मिड टर्म होगी बगीचा। शॉर्ट टर्म करनी जो रेगुलर इनकम देती है, या 2 साल 3 साल। नहीं, लॉन्ग टर्म चंदन या सागवान, मिड टर्म नींबू का बगीचा। दूसरा क्या है, मैं एग्रो फॉरेस्ट्री पे बेसिक कर रहा हूँ। नींबू के बगीचे के साथ साथ आपने, जैसे कि आपने मेरे यहाँ अर्डू नीम लगा दिया था। अर्डू नीम बेसिकली हम जिस इलाके से बिलोंग कर रहे हैं, यहाँ पर पानी की भी बहुत बड़ी समस्या है, और बेसिकली हम फार्मर हैं। और फार्मर्स के लिए जो कम्बिनेशन है, फार्मर्स प्लस एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, ये अधूरा रहता है। अगर खेती से अगर किसान अपनी इनकम चलाते हैं, और यहाँ क्या हमारे जो इलाका है बेसिकली यहाँ लैंड होल्डिंग कम है, तो जब तक आप एनिमल हस्बेंड्री पे काम नहीं दोगे, कि पशुपालन पे ध्यान नहीं दोगे, तो आपका अर्निंग नहीं मिल पाएगी। तो जो पशुपालन का जो काम है, उसके लिए मैंने जो बेसिक है, मैंने भाई 50 गाय रखा और मैंने अर्डू नीम लगा दिए, पूरे खेतों में अर्डू नीम लगा दिया। अब अर्डू नीम का जो आपको एक मॉडल है, वो अर्डू नीम लगा दिया, तो अर्डू नीम आपका बड़ा हो गया, 1-2 साल बाद बड़ा हो जाएगा। अब वो हर साल आपको एक पौधा मिनिमम 50 kg चारा देगा 3 साल बाद। अब 3 साल बाद वो चारा तो आपने काट लिया, जैसे अभी आपने गेहूँ बोया तो चारा काट लिया। अब चारा कट गया, उसके बाद में वो जो फसल है, वो फसल है आपकी गेहूं की फसल हो जाएगी, क्योंकि वो चारा काट लिया। अब चारा जब काट लिया, तो जो फसल है उसमें एक डंडी खड़ी हो गई। पेड़ का क्या हुआ? केवल लकड़ी तो खड़ी है, चारा कट गया है, तो उससे आपके पास छाया तो नहीं आएगी नहीं। अब जब वो छाया नहीं आएगी, तो आपकी फसल जो शैडो है वही नुकसान करती है छाया में, मानते हैं आप? ओके। तो जो छाया नहीं आई तो आपकी फसल होगी। अब मैं आपको एक मोटा सा आइडिया बता रहा हूँ। अगर आपके 1 बीघा ज़मीन में 15 बाई 15 फीट से लगाते हो, तो आपके मान लीजिए 125 पौधे लगे, 120 पौधे। 120 पौधे से अगर एक पौधे से 50 किलो चारा निकलता है 4 साल बाद, तो 120 पौधों से कितना? 60 कुंटल चारा निकला। 60 कुंटल चारे की आप क्या कीमत मानते हो?
तो और शॉर्ट टर्म में तो फिर वो है गेहूं और सरसों गेहूं कर रहे हो आप, गेहूं करते रहिए, अब वो चारा फिर दोबारा 2 टाइम आपका वो चारा कटेगा। मैं इस सर आप जैसे आप बगीचा है, आपका बगीचा है, उसमें आपने कितने तरह के वो प्लांटेशन कर रखा है? देखिए, अगर नॉर्मल प्लांटों की बात करें तो करीब 58 टाइप के पौधे हैं आपके बगीचे में, और एग्रो फॉरेस्ट्री और सबको मिला के। अगर आप फलदार पौधों की बात करें तो फलदार पौधे 32 हैं, 32 टाइप के फलदार पौधे हैं। और मैं आपको 2024 चल रहा है अभी, 25 फरवरी 2024 तक मैं 15 प्रकार के फलों को टेस्ट कर चुका हूँ। करता है, हम तो 2-4 तरह के फल ही जानते हैं, 15 प्रकार के फल जैसे क्या क्या है थोड़ा बताओगे? प्रकार के फल मैं आपको गिनवा भी सकता हूँ। जैसे सर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि हम भी देखो, हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं वहाँ भी किसान चाहता है इनोवेटिव खेती करना। 2-3 समस्याएं आती हैं। पहली बात तो नॉलेज, दूसरी बात कि चलो खेती कर ली, इनोवेशन करने डरते तो है ही आदमी। भाई अभी मेरा रोज का काम चल रहा है हर साल का गेहूं सरसों का, अब मैं आई विल गो टू इनोवेटिव खेती, तो उसमें एक समस्या आएगी कि बेचूंगा कैसे, बाजार कहाँ व्यवस्था होगी। आपने तो क्या नॉलेज लिया है, इस फील्ड में आप घुसे कैसे? देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट तो सोच से आता है। मैंने आपको पहले ही बताया, मेरे दिमाग में ये जहन थी कि यार हर आदमी तो इंजीनियर बन सकता है, हर आदमी डॉक्टर नहीं बन सकता, हर आदमी पढ़ भी नहीं सकता किसान का बेटा। तो एक नई चीज़ करके मैं आपको एक बेसिक थी जो बात थी वो रह गई थी कि मैंने गाय पाली, और गाय पाली तो मैंने दूध नहीं बेचा मैंने घी का काम किया। जब घी, लोगों का घी 250 रुपये बिकता था तब मैं 500 रुपये देता था। जब लोगों का घी 300 हुआ तब मैंने 600 बेचा। जब लोगों का घी 400 हुआ तब मैंने 800 बेचा। जब लोगों का घी, नॉर्मल घी 500 बिकता था तब मैंने 1000 बेचा। अभी घी 700-800 है, अभी 1500 बिकता है गाय का। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो दूध का क्या करते हैं फिर? नहीं, दूध गाय का घी है, उसको गर्म करके ओरिजिनल जो नहीं, दूध से घी जमा दिया आपने। और छाछ तो आप बंसी वाली कृपा रखो। छाछ तो ये किसान होने के नाते मैं ये कहना चाह रहा हूँ, उससे आप वो भी तो बनाते हैं फर्टिलाइजर छाछ से, शायद छाछ से वो फर्टिलाइजर के भी काम में आती है। और छाछ जब आप गाय रख रहे हो तो गाय के लिए चारे में काम में, बांटे में काम में आ जाती है छाछ तो। और फिर क्या है, एक जो सबसे बड़ी बात है, एक किसान के लिए जो सबसे बड़ी बात है, किसान बहुत बड़ा दाता होता है, ऊपर वाले की बहुत बड़ी कृपा होती है। किसान एक ऐसा आदमी बिना कहे कुरे, जैसे हम गांव में रहते हैं, आपके पास छाछ हो रही है, आपके पास छाछ हो रही है, मेरे पास नहीं हो रही तो मैं आपके यहाँ से छाछ ले आऊँ, गर्मी में फ्री में छाछ। अब ये कितना बड़ा काम है, आपके पास हो रही है कि यार फलाने के पास छाछ, आप ले आओ। अब यहाँ आप पैसे दे के लेते हो शहर में, वहाँ फ्री में छाछ मिल रही है आपको। दूध भी फ्री मिल जाता है? नहीं, आधी दूध तो नहीं मिलता दूध लेकिन छाछ आज भी मिल रही है। आई अंडरस्टैंड सर। एक चीज़ और बताइए आप कि आपने फिर फार्मिंग शुरू करी तो आपने कई जगह फार्म खरीद कर भी खेती करी, लेकिन इसी दौरान आपको ये राजस्थानी ताऊ का खिताब कैसे मिल गया? मतलब ये क्या, ये कॉम्बिनेशन क्या है? अभी हमने एक यात्रा देखी थी, बैसला जी की यात्रा हुई थी, उसमें सबसे ज़्यादा एक्टिव ही एक राजस्थानी ताऊ थे, वो आप स्वयं खुद थे तो 30 दिन चली थी वो यात्रा। 30 दिन लगातार डांस कर रहे हैं आप। सर एक्चुअली क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि मैं आपको बताऊं, मैं नेचर से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। प्रकृति परमात्मा है। जब आप प्रकृति के साथ रहोगे और प्रकृति के साथ में आप काम करोगे तो एनर्जी तो आप में आ ही जाएगी, देयर इज़ नो डाउट। और मैं आपके माध्यम से ये बात भी बताना चाहता हूँ, मैं गाय पालता हूँ और गाय रखता हूँ और गाय का दूध पीता हूँ, और रोज़ाना मैं 1-1.5 लीटर छाछ पीता हूँ और इतना ही दूध पीता हूँ। तो एक तो एनर्जी है। दूसरी बात, मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, मैं ऑर्गेनिक जो खेती करता हूँ, मेरे स्केल पे ऑर्गेनिक खेती करता हूँ मैं, और ऑर्गेनिक खाता हूँ। और लार्ज स्केल पे जिन चीज़ों की ऑर्गेनिक की मेरे को ज़रूरत पड़ती है, जैसे मान लीजिए मेरे घर पे चावल नहीं होता है, तो चावल, ऑर्गेनिक चावल खाना है मेरे को, तो अब आएंगे कहाँ से? तो मैं ऑर्गेनिक चावल, आपने जो है वो ऑर्गेनिक वर्ल्ड लेवल का ऑर्गेनिक चावल जिसको बीफ एच राइस, वो मैं वहाँ से मंगाता हूँ।
नहीं फिर उसमें बात डांस की बताओ आप। डांस पे क्या मतलब, जो आप डांस करते हैं उसकी इंस्पिरेशन? उसकी देखो, डांस का मेरी हॉबी है, पहली बात मेरी हॉबी है, डांस की हॉबी है। और अच्छा एक थोड़ा सा रसिए, थोड़ा सा 1 मिनट का आप इस किस टाइप का सुनाऊं मैं आपको बताएं? देयर सो मेनी वेराइटीज देयर, अच्छा है ना। सुगम जो अपन जो ये गाते हैं सुगम संगीत है वो जो है ना। और एक होता है क्या बोलते हैं उसको आप, शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत और सुगम, ये शास्त्रीय संगीत है गुरु। और शास्त्रीय संगीत को समझना हर आदमी के पास की बात है क्यों साहब, हर आदमी को शास्त्रीय संगीत का समझ नहीं। तो अब जब वो चीज़ इतनी बढ़िया है और उसको आप भूले बैठे हो। तो मेरे गांव में 2007 में रिटायरमेंट आने के बाद में हम पहले जो आप मेरे YouTube पे वगैरह आप चैनल पे देखते हो वो जोशी जो वीर गुजर, वो जो करते हैं आप उसको क्या बोलते हैं? वो गीत बोलते हैं, गुजर वीर रस के गीत। हाँ जी वो गाते हैं। वो उसको प्रथा को क्या बोलते हैं जो आप गांव के लोग इकट्ठा होकर करते हैं? उसको गुर्जर गीत बोलते हैं। वो कब करते हैं? वो फ्री टाइम में गाते हैं। एक्चुअली ये उस टाइम पे जो गाने का जो सिस्टम था ना, उसके पीछे एक लॉजिक था कि पहले कबीलों में रहते थे लोग, कबीला ही रहते थे, एक दूसरे पे आक्रमण का टाइम। तो उस टाइम से क्या है कि वो लोग इकट्ठा रहने के लिए, रात में जगने के लिए वो करते थे और एक दूसरे में जोश लाने के लिए उसको अपने को एनर्जाइज रख। एक्चुअली क्या है, हम आदि अनादि काल से यौगिक रहे हैं, हमारे बुजुर्ग योगिक रहे। अब क्या है कि वो सिस्टम के हिसाब से योग छोड़ दिया है। अब वो योग है, आप भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, अपने आप को फिट कर रहे हो। तो मैं यंग जनरेशन के लिए ये जो हमने जो ये चालू किया, आपने देखा होगा अभी मेरी टीम गुजर महोत्सव में गई थी तो उसमें हम वहाँ पार्टिसिपेशन किया था। तो लोगों को लगा यार ये भी कोई सिस्टम है। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जो हमारा जो गुर्जर गीत है वीर रस का, शायद वर्ल्ड में इस टाइप का कोई कहीं फोक डांस होगा ही नहीं। सर एक वीर रस पे सुना दीजिए आप। एक वीर रस पे सुना दीजिए, वीर रस पे। वीर रस पे अब जो वो क्या वो तो मतलब क्या है कि बहुत सारी बातें हैं, उस पर सुनाऊं मैं? किस पे सुना? ऐसा सुनाते जैसे व्यूअर्स को भी अच्छा लगे और हमें भी अच्छा लगे। अच्छा हाँ, वो समझ में भी तो आना चाहिए भाई। अब शास्त्रीय संगीत आपकी समझ में नहीं आया तो वो फिर क्या फायदा हुआ? अरे कुछ सॉन्ग ऐसे होते समझ नहीं आते फिर भी अच्छे लगते हैं। हाँ, और आजकल तो गाने ऐसे चल रहे समझ में अच्छे लग रहे हैं। ये भी बात है, मतलब समझ में नहीं आया फिर भी अच्छा लग रहा है। हाँ बिल्कुल, ये भी है। हाँ तो हमारे यहाँ क्या है, देवनारायण भगवान हैं, उनके ऊपर हमारी ज़्यादातर पौराणिक जो गाता है हम उस पर गाते हैं, है कि नहीं। तो देवनारायण भगवान के साथ में भोना जी हैं, उनके छोटे भाई। तो उनके ऊपर भोना जी हमारे वीर रस के लिए फेमस हैं, वो वीरता के लिए फेमस। हम जब कभी भी कोई काम होता है, किसी के लड़ाई या वो होती है तो भोना की जय बोलते हैं। आपने देखा गुजर आंदोलन में किसकी जो बोलते हैं? भोना महाराज जी की जय। वो भोना जी हमारे इष्ट देवता हैं और वीरता के वो हैं। और जब हमने भोना की जय बोलेंगे तो हमें आप जिसकी आप कल्पना नहीं करते उतनी शक्ति आ जाती है। जैसे कि आपने गुजर आंदोलन में देखा, वो रेल की पटरियाँ ऐसे मोड़ दी गई। गीत भी सुनूंगा आपसे। पहले मुझे गुर्जर आंदोलन में मैं एक दिन आपके मित्र के साथ बैठा था, उदल जी के साथ। तो हम तो चूंकि व्यूअर से देखने वाले थे, हमें लग रहा था कि क्या कर रहे हैं लोग, कैसे। लेकिन मुझे जान के बड़ा अचंभा हुआ कि आपने तो लड़ाई एकदम आर्मी स्टाइल में लड़ी। मतलब वो उधर आपके मित्र वो बता रहे थे कि नीचे घुटनों के बल चल रहे हैं आप, कोहनियों के बल चल रहे हैं, पुलिस से बच रहे हैं, गोलियां चल रही हैं। वो जरूर मुझे थोड़ा सा कर दीजिए कि वो लड़ाई कैसे लड़ी आपने, उसमें आपका प्रत्यक्ष रूप से क्या रोल था, अप्रत्यक्ष रूप से क्या रोल था, और उसमें कितना संघर्ष गुर्जर समाज ने किया। देखिए, बेसिक जो बात आप अगर गुर्जर समाज की, गुर्जर आरक्षण की बात करें तो आप एक अतीत में जाना होगा आपको। अतीत में कैसा न जाना होगा, ये गुर्जर कम्युनिटी हमेशा शासन से लड़ी है, शासन से इसका लड़ा रहा है। जैसे कि आप राजा महाराजाओं के टाइम की थी, पहले तो राजा रहेंगे, जब इनके राज चले गए तो जंगल में भाग गए। जंगल में भागे तो और दूसरे राजाओं ने जब भी अपने मुगल शासक आए उनसे स्वाधीनता स्वीकार कर ली और उनके साथ में एडजस्टमेंट कर लिया। लेकिन गुर्जर राजाओं ने एडजस्टमेंट नहीं किया और वो इनसे लड़ते रहे। तो उनसे लड़ने के लिए इनको भागना पड़ा। या तो आप पराधीनता स्वीकार कर लो, रह लो भाई मेरी बगल में बैठ जा, और या फिर भागो।
तो ज़्यादातर जो हमारा जो सिस्टम है वो पहाड़ों में, कंदराओं के किनारे ऐसा मिलेगा ज़्यादातर। ये यू आर एग्री दिस वन। तो हम शासन से लड़ते रहे, अब शासन से लड़ेगा तो विकास तो नहीं होगा। यस, पॉइंट है। अब ये इसके पीछे जो हमारा पीछे रहने का पीछे यही है कि आप जो मेन स्ट्रीम से दूर रहोगे तो आप पिछड़े तो रहोगे। अब ये पिछड़े जो मेन स्ट्रीम से पिछड़े रहे गुजर, तो अब जंगलों में, नदियों के किनारे, कंदराओं में, पहाड़ों के किनारे हम बेसिकली गौपालक है, गाय चराने की जगह मिली वहाँ जाके रहने लगा, गाय चराने लगे, वहाँ रहने लगे। अब पीछे रह गए। देखिए और दूसरे लोगों जो हमसे हमारे साथ जो किसान कौम थी वो आगे चले गए हैं, या और भी किसी भी कम्युनिटी की मैं बता रहा हूँ तो वो सब लोग आगे हो गए। तो अब हमें मेन धारा में ये सोचने के लिए हमारे जो गुजर आंदोलन के जो वो हैं कर्नल साहब, कर्नल करोड़ी सिंह जी बैंसला, उन्होंने सोचा कि भाई मेरे को मेरी कम्युनिटी का जितनी मेरी कम्युनिटी उसके हिसाब से शेयर मिलना चाहिए या शासन प्रशासन में हिस्सा मिलना चाहिए। ठीक है। बेसिकली आरक्षण की लड़ाई ये थी। ठीक है। तो अब जब शासन प्रशासन में हमारा हिस्सा होना चाहिए ना, हमारी जितनी है उतना तो दे दो। जी जी जी। अरे हमें कुछ तो दो। यही तो लड़ाई थी। फिर लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई भाई पहले गवर्नमेंट से कर्नल साहब ने बहुत शालीनता के तरीके से इस आंदोलन को उठाया था। जी जी। फिर पहले बहुत सारी सभाएं करी, बहुत सारी, ये कि एक दिन का काम है। आप लोगों को या मैं लोगों को ऐसा लगता है कि कर्नल साहब ने सीधे ही पटरी पे आके बैठ गए, ऐसा नहीं है। फिर कर्नल साहब पटरी पे बैठने से पहले 5 साल से सरकार को जगा रहे थे। अच्छा। सभाएं कर रहे थे, गवर्नमेंट को कह रहे थे भाई हमें आरक्षण दे दीजिए, हमारी इन बेचारे पिछड़े हैं, जंगल में रह रहे हैं, इनके पास मूलभूत सुविधाओं की कमी है, इनके लिए इनके बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, जंगल में रहते हैं। एक बात बताइए, आप आरक्षण के लोग बात कर देते हैं, एक आदमी जंगल में रहे जो स्कूल उससे 50 किलोमीटर दूर है, क्या है उससे 50 किलोमीटर दूर है क्या स्कूल, तो वो इंग्लिश मीडियम में बच्चों को पढ़ाएगा, उसके खाने के लाले वो तो जंगल में रह रहा है, उसके पास आमदनी कोई साधन नहीं, तो उससे कंपटीशन कर सकता है क्या? मतलब ही नहीं है। अच्छा, उसमें फिर आपने आरक्षण तो हम सहमत है। हाँ। उसके बाद फिर हम लड़ाई जो लड़ी उसकी थोड़ी भूमिका, वो लड़ाई कैसे लड़ी आपने? नहीं, वो लड़ाई हमारी मजबूरी हो गई ना। नहीं, वो तो मजबूरी, आई अंडरस्टैंड, सब ऑफ कोर्स लड़नी ही थी, मजबूरी। सरकार को जब बात नहीं मानी कर्नल साहब की बात, तो कर्नल साहब ने इकट्ठा करके वो पूरे आंदोलन किए। पहला आंदोलन रेल रोको हिंडोन सिटी का था, वो 1 दिन का था। उसके बाद सेकंड आंदोलन पीपल के लिए पाटोली का था, वो 7 डेज का। क्या क्या काम होते थे ग्राउंड पे, क्या रूटीन रहता था आपका रोजाना? देखिए ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए बहुत बड़ा विषय है, इसमें आप कहोगे तो आप 2 दिन तक मैं बता सकता हूँ इसमें। नहीं, 1 दिन का रूटीन किसी जैसे आप रूटीन क्या है देखिए, हमारे पास देखिए, जैसे अब गोली कांड हुआ, हमारे पास अलग अलग टास्क फोर्स हमने डिवाइड कर रखा था, अलग अलग काम के लिए अलग अलग टीमें गठित हो रखी थी। एक सिक्योरिटी टीम थी, एक ऑब्जर्वर टीम थी, एक फूड के लिए थी, इस तरीके की टीम काम बैठा हुआ था। उतने पता नहीं था कि गोली चल जाएंगी, ये पता नहीं था सरकार को गोली चले, लेकिन गोली सरकार ने चलाई तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? वो तो आप तो भाई देखिए, हम तो हमारे एक बहुत शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन था कर्नल साहब का, शांतिपूर्ण तरीके से सरकार को जगाना था कि भाई हमारी स्थिति का जायजा लीजिए, हमारी पोजीशन इस तरीके की है और हमें हमारा वाजिब हक दीजिए, बात ये थी। उस दिन क्या हुआ था फिर? तो फर्स्ट आंदोलन पे जब गोली चल गई तो एकदम बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब हो गया। अब माहौल ख़राब होना है तो फिर हो गया। अब सरकार प्रेशर कर रही थी ये हट जाए यहाँ से, और हमारा ये था कि हम हटेंगे नहीं किसी भी सूरत में, चाहे और भी लोग। हालांकि आप तो इनडायरेक्ट वे में आप तो इन्वॉल्व भी नहीं थे उसमें। जी नहीं, ऐसे नहीं है, हमारा आंदोलन में इन्वॉल्व थे, कर्नल साहब के साथी हैं, साथ में थे उस टाइम पे वहाँ पे। हाँ। मुझे उस दिन बता रहे थे उदल जी कि हम तो बहुत शांतिपूर्ण चल रहे थे, लेकिन अचानक अनवांटेडली गोली। हाँ, अब देखो उस दिन का पूरा वो बताइए क्या हुआ था उस दिन। देखिए, अब वो गोली चल गई तो अब गोली चल गई तो लोग, गोलियां आ रही हैं, गोली बचने के लिए करेगा क्या आदमी? अब घायल पड़ा हुआ है, गोली चल रही है, अब घायल को किस ले गए? तो हमारे में बहुत सारे वॉलंटियर थे, उनको घायलों को ले भी के जा रहे थे, ऊपर से गोलियां चल रही हैं, उनको लेके जा रहे हैं। वो जो मंजर था उसकी आप ज़्यादा बयान मत करवाइए, वो बहुत खतरनाक मंजर था। वही मैं कह रहा हूँ। हाँ, हमने तो वो इस तरीके से सरकारों का उनका एक हमने सर देखिए, हमने न्यूज़ चैनल के हिसाब से तो देखिए, न्यूज़ चैनल की बात अलग थी, पर एक विषय ऐसा है, वो इस तरीके का जो माहौल था जैसे कि गुजर इस देश का नागरिक ही नहीं था।
वो जो वाक़या हुआ था वो इस तरीके का था कि जैसे कोई विदेशी के साथ जिस तरीके का व्यवहार किया जाता है, ये कि हम इस देश के नागरिक ही नहीं है, ऐसा व्यवहार इस लोकतंत्र के अंदर ऐसा वो जो हुआ था वो गलत हुआ। हाँ, हमें तो ये लग रहा नहीं मन की गुजरों गलती है। देखो पुलिस पे हाथ तो जोड़ रहे हैं, गोली मारे पुलिस। देखिए पटरी उखाड़ने करने की बात हमने सुना ही नहीं आज तक। देखिए पटरी उखाड़ने करने की बातें बात की बात है। पटरी उखाड़ने की नौबत क्यों आई जी, आप इस पे भी तो बेसिक भाई, एक आदमी अपने काम को छोड़ के क्यों जाएगा पटरी पे, ये बताइए आपको है, अपने काम को छोड़ के पटरी पे क्यों जाएगा, कोई प्रॉब्लम होगी ना। सही बात है, डेफिनेटली। अब रूट तक जाइए, रूट काट के, रूट कॉज क्या है जी, रूट कॉज ये था कि देखिए हम कर्नल साहब ने जो बात मुहिम चलाई थी भाई हमें हमारा वाजिब हक दिलाई, इसके ऊपर हुई ये पूरी बात। उस लड़ाई में आपको कभी जो भोमा बाबा की जय बोलने की जरूरत पड़ती? रोज बोलते थे? बिल्कुल उसमें गीत गाते थे कभी? हाँ, बहुत गीत। अब क्या करें, अब 28 दिन तक पटरी पर बैठा हुआ है आदमी, अब एंटरटेनमेंट तो करना पड़ेगा। फिर कैसे? वो सब बंसी वाले की कृपा थी, देवनारायण भगवान की कृपा थी, और फिर मैं धन्यवाद देता हूँ मेरी कम्युनिटी को और अदर समाज को जिन्होंने उस टाइम पे हमारी हेल्प करी। अच्छा, अदर लोगों ने भी करी? यस, देयर नो डाउट, बहुत लोगों ने हेल्प किया। देख, मानवता तो मानवता है ना। बहुत से लोग इस बात को जानते थे कि ये इनकी गलती क्या है। यस, मानवता है ना, तो बहुत से लोगों ने इसके ऊपर हमारी बहुत मतलब हेल्प करी। और हम तो ये कहेंगे थैंक गॉड, सरकार ने भी लास्ट में माना और हमारे लिए जो आरक्षण की व्यवस्था करी, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वाजिब है। एक कम्युनिटी मेन स्ट्रीम से बहुत दूर है, उसको आप स्ट्रीम में लाना चाहोगे तो उसको सुविधाएं तो देनी पड़ेंगी ना। आप देखिए, आप शहर में आदमी ले अच्छी सुविधाएं ले रहा है, उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो वो एक गांव में जिसको स्कूल में, सरकारी स्कूल में भी जाने के लिए वो व्यवस्था नहीं है, वो इससे कैसे कंपटीशन करेगा बताइए मेरे को। कंपटीशन का ज़माना है, तो उनके लिए करना तो पड़ेगा। व्यवस्था मतलब स्कूल नहीं होते थे या क्या चीज़ नहीं, वो तो आप सही कह रहे हैं। देखिए, स्कूल भी नहीं है, स्कूल आप बताइए, ऐसी जगह हैं आज भी जहाँ पीने के पानी की सुविधा नहीं है, रहने की उन लोगों की जगह नहीं है, स्कूल नहीं है, तो वो आदमी कैसे मेन स्ट्रीम में आ जाएगा बताइए आपको मेरे को। सर एग्री। हाँ। तो आपने गुर्जर आंदोलन में पार्टिसिपेट लिए पूरी तरह से, एक तरह से लड़ाई लड़ी आप लोगों ने, बहुत सारी जाने गई। उसको लड़ाई नहीं कह सकते, देश के अंदर लड़ाई नहीं लड़ी जाती है, वो हमने अपना प्रोटेस्ट किया। हाँ, अपना प्रोटेस्ट किया, शांतिपूर्ण करना था, पर वो किसी वजह से वो चीज़ें हो गई जी। उसके बाद आपने वो, आई थिंक वो आपको मिल भी गया वो। हाँ, वो सरकार ने। खेती फिर भी कंटिन्यू रही है? नहीं, हमारी खेती कंटिन्यू रही। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस है मेरा, और लोगों से भी यही कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में कोई खाद भी नहीं डालते हैं। आप किसानों को इंस्पायर भी करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए? जी। उसमें आप खाद डलवा देते हैं, बस देसी खाद है। सर, यूरिया के बिना कैसे पॉसिबल है? कम हो जाती है खेती। मैंने अभी एक वीडियो डाला है, और कोई आदमी अगर मेरे है तो मेरा नंबर आप शेयर कर दीजिए, उस आदमी को मैं इस ऑर्गेनिक के ऊपर जो मेरी कंसल्टेंसी है वो फ्री है, ठीक है ना, मैं फ्री कंसल्टेंसी बता सकता हूँ, आप कभी भी आप मेरे से बात कर। पैदावार में सच में फ़र्क पड़ता है क्या? देखिए, इनिशियल स्टेज पे जब आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करोगे तो आप ऑर्गेनिक जो आपका जो केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ कर, इसको एकदम अगर बंद कर दोगे तो आपको निश्चित फ़र्क पड़ेगा, आपकी प्रोडक्शन उतना नहीं मिल पाएगा जी। आप उसको धीरे धीरे 2-3 साल में उसको करिए, पहले आप 25% कम करिए, फिर 50% करिए, 75% करिए, फिर चौथी साल 100% कम कर दीजिए, अगर आप पूरा प्रोडक्शन लेना चाहते हैं। उसका अल्टरनेट क्या है? देखिए, आप पहले अपने खाने के लिए कीजिए, और फिर दूसरी बात क्या, ऑर्गेनिक फार्मिंग का आजकल रेट है वो जस्ट डबल मिल रहा है, तो अगर आपकी आधी पैदावारी हो रही है, जब अगर आपकी आधी पैदा हो रही है तो उसका डबल मिल रहा है। डबल मिल रहा है, और फिर सुनो, वो लागत भी तो बच गई आपकी, बच रही है भाई। यूरिया डीएपी बहुत महंगा आता है। बाद में देखिए, अभी जो मेन फोकस है किसान का, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है और इनकम कम हो रही है, और एक्सपेंडिचर ज़्यादा होने के पीछे मोस्टली जो पैसा जा रहा है वो फर्टिलाइजर्स पे और उस पर जा रहा है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो ऑर्गेनिक खेती का जो और मुख्य मोल है, कम लागत पर, नेचुरल रिसोर्सेज पर, जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उनका उपयोग करके खेती करने को ही ऑर्गेनिक खेती कहते हैं।
देखिए सर का नंबर भी डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, लिंक भी है। मैं आप सबको एक चीज़ ज़रूर बता दूं कि सर वैसे फेसबुक पर और उस पर बहुत फेमस हैं। आप मुरारी लाल हरसाना आप डालेंगे तो सर का पेज खुल जाएगा, वहाँ आपको सर को आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी जानने को, खेती ऑर्गेनिक ना केवल करने के तरीके सर बता देंगे, बल्कि सर ने खेती कर रखे उसके वीडियो और सब मिल जाएंगे सर के चैनल पर। और आपको कोई पर्सनल हेल्प चाहिए, चूँकि सर ने कहा ना कंसल्टेंसी फ्री है। और मज़े की बात सुनो, आप घर पे किचन गार्डनिंग आज के टाइम पे बहुत बड़ा मुद्दा है कि कैसे करी जाए। सब लोग करना चाहते हैं लेकिन आलस आ जाता है कि पता नहीं क्या करना होगा। बहुत सिंपल से स्टेप में आपको किचन गार्डनिंग भी बताई गई है उस पर। तो सर लास्ट में हम आपसे बस वो जरूर सुनना चाहेंगे कि वो रसिया बता दो। वो रह गया रसिया रसिया से वो सवाल ये है कि आप कौन सी उसमें ट्यून में सुनना चाहोगे? वो टून जोश आ जाए, हम भी लड़ने को तैयार हो जाए। नहीं वो उस ट्यून में जो है ना सुनोगे या फिर रोमांटिक ट्यून में सुनोगे? नहीं, कौन सी ट्यून में सुनना चाहोगे? उसी तो लेके अगर आरती करोगे तो हम तो दोनों सुन लेंगे। अच्छा, मैं जो है ना एक छोटा सा रसिया कृष्ण भगवान के ऊपर जी है कि नहीं, है ना? क्या जैसे कि बाई कास्ट गुर्जर हूँ तो गुजरी वाला रसिया, गुजरी किस तरीके से कृष्ण भगवान से किस तरीके से कहती है, भगवान कृष्ण मिल जाते हैं, वो दही बेचने जाती है तो किस तरीके रे 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 आगे से रे मोकू बंसी वारों मेले गो रे 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 मैं तो जा रही माटा की लहरा बेच बे दैया रे आगे से रे मोकू बंसी वारो मिली गो रे। देखिए इसमें कितने ओंकार है, कितना लय है, कितना वो है। शायद आपको इसके में भावार्थ तो समझ गया होगा, तो ठीक है ना? तो एक ये रसिया के वाद्य से जो मेरे को अभी जो याद आया मैंने आपको सुना दिया। अब इसमें एक और इसके ऊपर आगे इसको एलोबरेट करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए एक वो देते हैं तो के तो उससे फिर और बढ़ता जाता है। इस तरीके से रसिया होता है। ये तो रसिया का चल रसिया का हुआ। एक दूसरा एक जो सिस्टम है वो और अलग है। वो कौन सा है? एक पद टाइप होता है, पद जो हमारे इलाके में जब गाया जाता है उसको पद टाइप से पद भाषा बोलते हैं। उसको सुन लीजिए आप। ये मैं आपको टून अलग अलग सुना रहा हूँ। ये भाजा नो कर ले वाई को जाना का के जमाई को सीता के पते रघुराई को भजाना कर ले वाई को जाना का के जमाई को सीता के पते रघुराई को। इसका योग गुरु हो गया। हमारे बुजुर्ग तो कितने योगी थे और इस सिस्टम को लोग भूल रहे हैं। मैं इसमें काम कर रहा हूँ। सो बहुत बढ़िया सर गुर्जर संस्कृति पे भी काम कर रहे हैं सर। बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं सर। एग्रीकल्चर पे बहुत अच्छा इनोवेटिव काम कर रहे हैं सर। एक्स मिलिट्री, और मुझे तो आज ही पता चल मिलिट्री और आर्मी अलग होती हैं। सो थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया और आगे हम आपको टाइम देते रहेंगे। आपने मेरे को टाइम दिया और आपने मेरे को सुना इतनी देर तक, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।